हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछले 3 दिनों से मैं मुसलसल उसी रास्ते से गुजरे जा रही थी। जब भी यहाँ से गुजरती थी तो एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ मुझे मुसलसल सुनाई देती थी। यूं लगता था जैसे कोई नौमौलूद बच्चा पड़ा रो रहा है। इधर उधर टॉर्च घुमाकर कई बार देख चुकी थी, लेकिन कोई भी नजर नहीं आता था। आवाज की सिमत की तरफ मैंने कई बार जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस तरफ कदम बढ़ाती आवाज आना बंद हो जाती थी, जिससे मुझे अंदाजा नहीं हो पाता था कि आवाज किस तरफ से आ रही है। इतने दिन से यही सब हो रहा था। अब तो मैं डर गई थी। आमतौर पर मैं रोजाना उसी रास्ते से गुजर कर आती थी, तब ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मेरा काम ही ऐसा था कि किसी भी वक्त मुझे जाना पड़ जाता था। मेरे काम का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। जब भी जरूरत होती थी लोग मुझे बुला लेते थे। पिछले कई दिन से मुझे औरतों को देखने के लिए जाना पड़ रहा था, और ख़ास तौर पर चौधरी की बीवी को तो देखने में हर रोज़ ही जाती थी। एक तो वो इतनी नखरीली थी कि उसके नखरे ही ख़त्म नहीं होते थे। ऊपर से चौधरी का सख्ती से हुक्म था कि मेरी बीवी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए रोज़ाना वहाँ जाकर उसका मुआयना करती थी। आज भी वापस आ रही थी तो आते आते मुझे काफ़ी देर हो गई थी, और उसी सुनसान रास्ते से गुजरते हुए मुझे एक बार फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर आस पास देखा तो कोई भी नहीं था। आवाज़ मुसलसल मेरे करीब से आती जा रही थी। मैंने एहतियातन इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। यूं लगता था जैसे उस सुनसान जगह पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अगर ऐसा है तो ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? यही सोचकर मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन तभी वो आवाज़ आना बंद हो गई। रोज़ाना यही तो होता था। जैसे ही मैं उस तरफ कदम बढ़ाने लगती आवाज़ आना बंद हो जाती थी। थक हार कर मैं वापस अपने घर की तरफ चली आई। वैसे ही नींद से मेरा बुरा हाल हुआ था। पूरा दिन औरतों को देख देख कर अब थकन से बेहाल हो चुकी थी। अब बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि घर जाकर खाना खाकर फौरन से बिस्तर पर लेट जाऊं और मीठी नींद सो जाऊं। लेकिन मुझे घर जाकर घर के काम काज भी संभालने होते थे। मेरी बहू कोई भी काम नहीं करती थी। किसी काम को हाथ लगाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इंतज़ार करती रहती थी कि कब मैं घर पर आऊं और घर के काम करूं। वो बस अपने और अपने शौहर के लिए खाना बनाकर चुपचाप खाकर सो जाती थी। उसकी ये रविश कई सालों से ऐसे ही चल रही थी, और मेरी किसी डांट फिटकार का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो एक नंबर की ढेर थी। पूरा दिन गांव में लोगों से बातें भिकारती रहती थी, और जब काम का वक्त आता तो कहती, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। मुझे उसके ये बहाने सुन सुनकर बहुत ज़्यादा कोफ्त होती थी। मैं अपने बेटे से कहती थी, तुम्हारी बीवी तो कुछ ज़्यादा ही सुस्त है, कोई काम काज नहीं करती। मगर वो काठ का उल्लू अपनी बीवी का गुलाम बना रहता था। कहता था कि नहीं नहीं, वो थक जाती है। उसे नजर नहीं आता था कि मेरी बूढ़ी हड्डियां भी काम कर करके थक जाती हैं। मैं इतना काम कैसे कर सकती हूँ? अब मुझ में इतना दम नहीं रहा था। रोजाना मुझे सुबह पानी भर के भी लेकर आना पड़ता था। गांव का कुआं यहाँ से काफी फासले पर था, और वहां जाते जाते मेरी टांगें शदीद दर्द कर जाती थी। और उसके बाद घड़ों को अपने सर पर उठाकर लाना, ये भी एक कठिन मरहला था। हमारा गांव दूसरे गांव से बहुत पीछे था। यहाँ अब तक पानी की लाइनें भी नहीं लगी थी। हालांकि गांव में पानी की लाइनें उनके घरों तक पहुंच चुकी थी, मगर हमारे यहाँ तो अभी तक बाबा आदम के ज़माने के लोग जी रहे थे। हमारे गांव का जमींदार इन चीज़ों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता था, और ना लोग खुद ही अपनी मदद आप के तहत ये सब काम करते थे। मैं कई बार लोगों को इस बात का मशवरा दे चुकी थी कि पास के गांव में लोगों ने अपने घरों तक पानी लाया हुआ है, तुम लोग क्यों नहीं लगाते हो? मगर वो ये कहकर टाल देते कि जब हमें कुएं से पानी मिल रहा है
तो हम ऐसा काम क्यों करें? हालांकि वो ये काम आराम से कर सकते थे, ना ही सरकार तवज्जो देती थी। मेरी बहू मेरी बातें सुनकर मुझे कहती कि आप क्यों लोगों को ये सब बोलती रहती हैं? उनकी मर्जी होगी तो वो लगवा लेंगे ना। आप कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन रही हैं। शहरी तो नहीं है ना, गांव में रहती हैं। इन्हीं चीजों को देखकर पली बड़ी हैं, तो अब क्या मसला है? उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं आगे से दू बदू जवाब देती और कहती कि कौन सा तुम्हें अपने सर पर घड़े रखकर सुबह सुबह पानी लेकर आना पड़ता है जो तुम मेरी मुसीबत समझ सको। मेरी बूढ़ी हड्डियां अब थक चुकी हैं। तुम्हें तो घर पर सब कुछ मिल जाता है, तुम्हें कौन सी परवाह होगी? तुम भी तो गांव में रह रही हो। चुप करके जाके भर कर लेकर आओ ना, तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन आगे से वो मुंह बना लेती थी और दोबारा से उसके वही बहाने शुरू हो जाते थे कि मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, मेरा सर दर्द कर रहा है। सुबह सुबह उठकर नाश्ता भी मुझे खुद ही बनाना पड़ता था। कभी कभी मैं सोचती थी कि मैंने अपने बेटे की शादी ही क्यों की है, जब उसकी बीवी उसके काम भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि अपने बेटे के कपड़े भी मुझे खुद धोने होते थे और कभी कभी तो अपनी बहू के कपड़े भी धोती थी। वो बहुत ही ज्यादा सुस्त थी। अपने बिस्तर से हिलना भी उसे बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था, जिस वजह से मुझे अक्सर उस पर गुस्सा आता था। मैं उसे डांट देती कि तुम इतनी काहिल क्यों हो, कम से कम अपना काम तो खुद कर सकती हो। आसपास के लोग कहते थे कि तुम्हारी बहू तो तुम्हारा बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती, तुम्हारे बेटे को ही उस बारे में सोचना चाहिए। कम से कम वो अपने शौहर और अपना काम तो खुद कर सकती है। मगर मैं क्या कहती? जितना भी समझा लूं, दोनों को समझ में नहीं आता था। मैं पेशे से दाई थी और लोगों के घरों में जाकर उनकी औरतों के हमल में उनका ख्याल रखती थी और डिलीवरी के वक्त उनके साथ रहती थी। यही मेरा काम था और इसके मुझे अच्छे पैसे मिल जाते थे। मेरा बेटा नौकरी करता था। गांव के करीब ही छोटा सा कस्बा था, वहीं पर वो काम काज किया करता था। घर का खर्चा आराम से चल जाता था। कुछ जमीनें भी हमारे पास थीं जहां खेती बाड़ी की जाती थी। पैसों की कमी नहीं थी। हम घर में खाने वाले लोग ही कितने थे? 3 तो लोग थे। अच्छा गुजारा हो जाता था और बचत भी हो जाती थी। सब लोग कहते थे कि तुम दाई हो और सारी औरतों का ध्यान रखती हो, अपनी बहू के बारे में क्यों नहीं सोचती? वो कब हामला होगी? मैं लोगों से कहती कि अब ये मेरे हाथ में थोड़ा ही है। बेशक मैं दाई हूं, मगर तुम लोग इस तरह की बातें कर रहे हो जैसे ये सब मेरे हाथ में है। जो भी मुंह में आता है बोल देते हो। मैं दरअसल तल्ख मिजाज थी। शुरू से मुश्किलात देखी थी, इसलिए तल्खी मेरे अंदर रच बस गई थी। जो भी मुझे जरा सी बात कहता, मैं गुस्से में उसे आगे से 10 बातें मजीद सुनाती थी और लोग मेरी इस आदत से तंग आए हुए थे। कभी कभी तो मैं खुद भी अपनी इस आदत से तंग आ जाती थी, मगर आदत तो आदत होती है। अब पड़ गई थी तो कैसे छूटती? इस पूरे गांव में सिर्फ एक मैं ही वाहिद दाई थी। आसपास भी कई गांव में कोई दाई नहीं थी। मेरा काम तो खूब अच्छा चलता था। शौहर की वफात से पहले मेरे हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। उस वक्त भी मैं दाई की तरह ही काम काज करती थी, मगर मसला ये था कि मेरा शौहर कोई काम नहीं करता था। वो 1 नंबर का निखट्टू था। पूरा दिन घर पर बैठा रहता, यहाँ तक कि खेतों में भी काम नहीं करता था। ये उसके बाप के खेत थे जो उसे विरासत में मिले थे, वरना उसका अपना कुछ भी नहीं था। हर वक्त बैठकर नशा करता रहता। उसके चरसी दोस्त मुझे एक आंख नहीं भाते थे। मैं उन सबको मारकर यहाँ से भगा देती थी, जिस पर वो मुझसे शदीद गुस्सा करता। नशे में भी उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उसके नशे की लत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने घर पर तवज्जो नहीं देता था, अपने बेटे का ख्याल नहीं रखता था। मुझे ही कमा कर लेकर आना पड़ता था। उस वक्त गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था। शौहर की वफात हुई तो मैंने बेटे का पहले से ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मेरा बेटा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, इसीलिए करीबी कस्बे में उसे नौकरी मिल गई। जब उसे नौकरी मिली
तो मैंने सोचा कि चांद जैसी बहू लेकर आऊंगी जो इसका और मेरा ख्याल रखेगी। चांद जैसी बहू तो लेकर आ गई, मगर ख्याल रखने वाली नहीं, बल्कि उल्टा मुझे उसका ख्याल रखना पड़ रहा था। वो मिजाज की बुरी नहीं थी, मगर सुस्त और काहिल बहुत ज़्यादा थी। अक्सर उसके बहुत से काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे, वरना वो तो हिलती ही नहीं थी। उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। अक्सर मैं उसकी माँ से कहती थी कि तुमने अपनी बेटी की तरबियत कैसी की है, इसके साथ मसला क्या है जो ये हिल जुल कर काम काज नहीं करती। उसकी माँ कहती, मुझे भी नहीं पता, ये घर पर भी ऐसी ही थी। इसकी बाकी बहनें तो कामकाज करती हैं और अपने अपने घर भी अच्छे से संभालती हैं, एक यही निखट्टू है। जब वो शादी होकर नई नई आई थी तब मुझे लगता था कि शायद बीमार वगैरह होगी, इसीलिए ज़्यादा कामकाज नहीं करती। हो सकता है काफ़ी कमज़ोर है, इस वजह से थक जाती हो। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि कमज़ोर नहीं है बल्कि सुस्त है। शुरू में उसे मैं मना कर देती कि ठीक है, मैं खुद से काम कर लूँगी। वो खुशी खुशी आराम से बैठ जाती और मुझे काम करते देखने लगती। फिर तो आहिस्ता आहिस्ता उसने काम करना ही छोड़ दिया था। मैं तो ये बात समझ गई थी कि वो काम क्यों नहीं करती, मगर मेरा बेटा, वो उसके हुस्न के जाल में इस तरह बुरी तरह फंसा हुआ था कि उसके सारे बहाने उसे सच्चे लगते थे। वैसे भी उसे अपनी बीवी की हर चीज़ ठीक लगती थी। उन्हीं दिनों में मुझ पर काम का काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ गया था। आसपास के गांव में बहुत सी औरतें थीं जो हामला थीं और उनकी डिलीवरी का वक्त भी करीब आने वाला था। मुझे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। रात हो जाती थी घर वापस आते आते, और जब भी मैं वापस आती थी तो रास्ते में मुझे किसी नन्हे बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, और मैं आज तक इस बात का राज नहीं जान सकी थी कि वो नन्हा बच्चा कौन है और रोने की आवाज़ किस सिमत से आती है। शुरू शुरू में तो मुझे सुनसान रास्ते से गुजरने में काफ़ी डर लगता था, लेकिन फिर मुझे आदत हो गई। मैं जब भी इस रास्ते से गुजरती थी तो हाथ में टॉर्च रखती थी, ताकि अगर कोई सांप वगैरह मौजूद हो तो मुझे पहले ही नज़र आ जाए। घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। मैं खाना खाते ही फौरन से सो जाती, क्योंकि अगली सुबह मुझे फिर से काम काज पर वापस लग जाना होता था। उन दिनों मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। सर्दी का मौसम आ रहा था तो सबसे पहले सर्दी मुझे अपनी लपेट में लेती थी। मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ जाता था। आज भी ऐसा हुआ। जब मैं घर पहुंची तो मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना पकाती और फिर खाती, लेकिन भूख हद से ज़्यादा और लगी हुई थी। जिन लोगों के घरों में जाती थी कामकाज के लिए, वो लोग तो मुझे पानी तक भी नहीं पूछते थे। न जाने इतने बेहिस क्यों हो गए थे लोग। अब मैं जब घर पहुंची तो सब लोग सो रहे थे। मेरा बेटा और बहू दोनों गहरी नींद में थे। यकीनन खाना खाकर चुपचाप सो गए होंगे। मेरे लिए खाना भी नहीं रखा था। अब मैं खाना बनाने बैठती तो मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती। मैंने सोचा कि एक गिलास पानी पीकर चुपचाप सो जाती हूँ, सुबह उठकर ही कुछ बनाकर खा लूँगी। यही सोचकर मैं पानी वगैरह पीकर सो गई। रात को बार बार बुखार की शिद्दत की वजह से मेरी आंख खुल रही थी, जिस्म टूट रहा था। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर बुखार की दवाई ही ले लूं। पूरी रात इसी तरह मैं बुखार में तड़पती रही। सुबह हुई तो मैंने अपनी बहू से कहा, मुझे कुछ खाने पीने को दे दो। वो उल्टे सीधा हाथ पैर मारकर मुझे चाय बना कर दे गई। उसकी बनाई हुई चाय पीकर तो मेरा जी उचाट हो गया। फिर मैंने उठकर बुखार की दवाई ली और थोड़ी देर आराम करने लेट गई। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि किसी ने दरवाज़ा बजाया। बहू ने कहा कि कोई आपको पास के गांव से बुलाने के लिए आया है, अभी जाना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि अभी मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मगर वो इसरार कर रहे थे, इसीलिए मुझे बुखार में तपते हुए भी वहाँ जाना पड़ा। मुझे चौधरी ने बुलाया था। उसकी बीवी के यहाँ औलाद होने वाली थी। रात तक मैं वहीं मसरूफ़ रही। इतना थक चुकी थी कि मुझ में उठने की हिम्मत भी नहीं थी।
फिर भी धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ रही थी। दिमाग चकरा रहा था, यूं लग रहा था अभी चक्कर आएंगे और मैं गिर जाऊंगी। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं इस वीराने में गिर भी गई तो कोई भी मुझे उठाकर घर तक नहीं पहुंचाएगा। उन लोगों ने एक तो मुझे बुखार में बुलवाया था और इतना नहीं कह रहे थे कि किसी सवारी के जरिए मुझे घर ही भिजवा देते। हालांकि मेरी हालत ठीक नहीं थी, ये उन्हें नजर भी आ रहा था, मगर उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब था। अभी मैं थोड़ा आगे ही पहुंची थी कि अचानक से मुझे किसी के कराहने की आवाज़ आई। वैसे तो मुझे यहाँ से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, मगर आज किसी औरत के कराहने की आवाज़ आ रही थी। यूं लग रहा था कोई दर्द से कराह रहा है। मैंने इधर उधर निगाह की तो मुझे एक औरत दरख्त के नीचे तड़पती हुई नजर आई। गौर से देखा तो मुझे लगा कि वो मुसीबत में है। मैं उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। वो हामला थी और शायद उसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। मैं दाई थी तो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। फौरन से उसके करीब गई और उसकी मदद करने लगी। मगर हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही थी कि इतने वीराने में, उस सुनसान इलाके में, जंगल के बीच में वो क्या कर रही थी। ऐसी हालत में तो उसे अपने घर पर होना चाहिए था, और वहां तो कोई और मौजूद भी नहीं था। वो अकेली तने तन्हा वहां थी। अगर मैं ना पहुंचती तो शायद उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। थोड़ी देर बाद जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया तो वो फौरन से घबराकर वहां से भाग गई। मुझे उसके ऐसे रवैये पर खूब हैरत हुई। मैंने उसे पीछे से आवाज़ें दी कि अपना बच्चा तो अपने साथ लेती जाओ, मगर वो सुन ही नहीं रही थी और खेतों में ही अंधेरे में कहीं गुम हो गई। अब नाचार मुझे उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाना था। अकेले तो उसे यहाँ छोड़ नहीं सकती थी। मैंने उसे कपड़े में लपेटा और अपने साथ घर ले आई। घर आई तो मेरी बहू और बेटा जाग रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ में एक बच्चे को देखा तो हैरान हुए। कहने लगे कि अम्मा, ये बच्चा कहाँ से आया आपके पास? मैंने उन्हें कहा कि सब्र करो, मैं बताती हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और जैसे ही उस बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाकर उसका चेहरा देखा तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तो कहीं से भी इंसानी बच्चा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक दिख रहा था। यूं लग रहा था उसके चेहरे पर स्याह रंग के निशानात बने हुए हैं। मैं उसका चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो बच्चा बिल्कुल सही हो गया और उसका चेहरा भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं हैरान हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका चेहरा बदलता जा रहा था। तभी मेरी बहू कमरे में आई और कहने लगी कि अम्मा, आपने अब तक बताया नहीं कि वो बच्चा कौन है। मैंने उसे सारी बात बता दी कि रास्ते में वो बच्चा मुझे मिला था और मैं उसे उठाकर ले आई। वो मेरी बात सुनकर फौरन से बच्चे की तरफ आई और जैसे ही उसने बच्चा देखा तो कहने लगी कि अम्मा, ये बच्चा मुझे दे दो। वैसे भी मेरे यहाँ तो शायद औलाद ही नहीं हो सकती, मगर मैं इसे पालूंगी। न जाने किसका बच्चा है, कैसी माँ है, अपने ही बच्चे को छोड़कर चली गई। बहू की बात सुनकर मैं फौरन से चौंक गई और मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, ये बच्चा मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, इसकी माँ को ही देना होगा। मेरे इस रवैये पर वो फौरन से हैरान हो गई और कहने लगी, आप ये बच्चा मुझे क्यों नहीं दे सकती? आखिर इसमें बुराई क्या है? मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मगर मैं उसे क्या बताती कि असल वजह क्या है जो मैं ये बच्चा उसे नहीं देना चाहती। बहू के बहुत इसरार करने पर भी मैंने हाँ नहीं की और उसे बच्चा नहीं दिया। पूरी रात मैं उसे सरहाने रखे चुपचाप बैठी देखती रही। जो मैंने देखा था वो बहू ने नहीं देखा था और उसे बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उसे सच बताती तो कैसे वो उल्टा मुझ पर ही शक करने लग जाती और कहती कि आप सच नहीं कह रही हैं, बल्कि आपका दिमाग घूम गया है। मैं जिसे भी ये बात बताती तो वो आगे से मुझे पागल ही कहता। जाहिर सी बात है, कोई कैसे इस बात को कबूल कर सकता था कि वो बच्चा इंसानी बच्चा नहीं है। उसका असल रूप तो मैंने ही देखा था। मैंने सोच रखा था कि मैं सुबह उसे वापस वहीं छोड़ आऊंगी जहां उस औरत ने कल इसे पैदा किया था।
मैं ऐसे बच्चे को अपने घर में आखिर कैसे रख सकती थी? मुझ पर ही कोई आफत टूट पड़ती तो या मेरे घर वालों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? बेहतर है कि मैं उसे उधर ही छोड़ाऊं। इसकी माँ आकर इसे खुद ही ले जाएगी। मगर मुझे इस बात का तजस्सुस भी हो रहा था कि एक औरत ऐसे बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है? आज तक तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसे बच्चे को नहीं देखा था और ना ही ऐसा कुछ सुन रखा था। डाई हमारा खानदानी पेशा था और खानदान में भी कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा था? तभी यकदम से वो बच्चा रोने लग गया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। ये तो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जो मुझे रास्ते में सुनाई देती थी। ये आवाज़ इस बच्चे के पास से क्यों आ रही है? इसके रोने की आवाज़ उस आवाज़ से क्यों मिल रही है? बहुत से सवालात मेरे दिमाग में घूम रहे थे, मगर उनके जवाबात मेरे पास नहीं थे। पूरी रात मैं खौफ से कांपती रही। अगली सुबह हुई तो मैंने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और चुपके से चादर ओढ़कर बाहर निकल गई। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे पहचाने, इसलिए मैंने अपना चेहरा ढका हुआ था। मेरी बहू ने मुझे निकलते हुए देख लिया था। उसने मुझसे पूछा कि अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? इस बच्चे को मुझे दे दें, मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ। मगर मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें कोई और बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, मगर ये बच्चा मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दे सकती हूँ। मेरे इस रवैये पर वो हैरान हो गई और फिर मुंह बनाती हुई अंदर चली गई। मुझे उसके मुंह बनाने की फिलहाल कोई परवाह नहीं थी। मेरे लिए असल मुसीबत तो ये थी कि मैं इस बच्चे को उधर छोड़कर कैसे आऊं। इस वक्त सुबह हो रही थी और लोग बाहर घूम रहे होते थे। अगर किसी ने भी मुझे इस बच्चे को वहां रखते देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रात के वक्त तो मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे साथ ही कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए मैं बहुत ही एहतियात से इधर उधर देखती हुई जा रही थी। लोगों की नज़रों से बचती बचाती मैं वापस उसी घने दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और एहतियात से बच्चे को वहीं नीचे रख दिया। मैंने बच्चे को कपड़े में लपेटा हुआ था। आस पास नज़र दौड़ाई तो वहाँ कोई भी नहीं था। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। आज मैं चाहती थी कि कोई आए और इस बच्चे को उठाकर ले जाए। हो सकता है कि इसकी माँ इसे ढूंढने के लिए आ गई हो। उसे अफसोस हो रहा हो कि वो अपने नौमौलूद बच्चे को वहीं छोड़कर भाग क्यों गई थी और अब उसका इंतज़ार कर रही हो। मैंने बच्चे को दरख्त के नीचे रखा और थोड़ी दूर जाकर एक और दरख्त के पीछे छुप गई और उस बच्चे की तरफ देखने लगी कि कब कोई आए और उस बच्चे को उठाए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मैं परेशान हो गई कि अगर किसी ने उसके रोने की आवाज़ सुनी और इधर आ निकला तो सबको पता चल जाएगा कि इस बच्चे को मैंने यहाँ रखा है, और फिर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, मुझे गलत समझेगा। मुझे काफ़ी देर हो गई थी वहीं खड़े हुए। वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था और कोई भी उधर आकर उस बच्चे को नहीं उठा रहा था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जब कोई वहाँ ना आया तो मैंने सोचा कि मैं बच्चे को लेकर वापस घर चली जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी संगदिल तो नहीं थी कि इस बच्चे को वहीं छोड़कर चली जाती। बेशक वो इंसान का बच्चा नहीं था, मगर फिर भी मुझे उसे उठाकर अपने साथ ले जाना ही बेहतर लग रहा था, वरना वो किसी जंगली जानवर का भी शिकार बन सकता था। इसलिए मैं वापस गई और इस बच्चे को उठाकर अपनी चादर में छुपाए घर वापस ले आई। जब मेरी बहू ने देखा कि मैं उस बच्चे को वापस ले आई हूँ तो खुशी से मुझसे कहने लगी, अम्मा ये मुझे दे दें, अब मैं इसे अपने पास रखकर पालूंगी। बहू की बार बार एक ही बात सुनकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ये बच्चा दे देती हूँ। कुछ दिन तक ये इसे अपना दिल बहला लेगी और फिर जब इसकी माँ अपने बच्चे को ढूंढती ढूंढती आएगी तो मैं उसे उसका बच्चा वापस कर दूंगी। बहू को मैंने उस बच्चे की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसकी गोद में वो बच्चा दे दिया। वो बच्चा उठाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि आज से मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसे पालूंगी। मुझे डर लग रहा था कि बहू उससे कुछ ज़्यादा ही करीब ना हो जाए
और बाद में जब मैं उसे उसकी माँ के हवाले करूँगी तो इसे तकलीफ ना पहुँचे। मगर मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। चुपचाप अपने कामों में लग गई और वो बैठी उस बच्चे के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गई। एक पल को तो मेरा भी दिल किया था मैं उसे हमेशा के लिए अपने घर रख लूं। पोते की ख्वाहिश तो मुझे भी थी, मगर अगर मैं उस बच्चे की हकीकत ना जानती होती तो ज़रूर उसे अपने पास रख लेती। पूरा दिन मैं बहुत ही बेचैन रही। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो बच्चा दोबारा से रोना ना शुरू कर दे, क्योंकि जब भी वो रोता था बार बार मुझे उस अंधेरी और खौफनाक जगह की याद दिलाता था। मगर हैरत की बात थी कि जब से मैंने उसे घर पर रखा था उसने एक बार भी आवाज़ नहीं निकाली थी। वो बिल्कुल भी नहीं रोया था, बल्कि खुशी खुशी मेरी बहू के साथ खेल रहा था। काफ़ी देर गुजर गई तो बहू ने मुझसे कहा कि अम्मा इसे भूख लग रही होगी, इसके लिए दूध लेकर आते हैं। मुझे भी ध्यान आया कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है इसने कोई दूध वगैरह भी नहीं पिया, लेकिन इसे भूख क्यों नहीं लगी? बच्चे तो भूख से फौरन से रोने लग जाते हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी हैरत बढ़ती ही जा रही थी। मैंने महसूस किया कि उसका पेट बिल्कुल भरा हुआ था, क्योंकि मैं दाई थी और मुझे बच्चों के बारे में भी अच्छा खासा तजर्बा था। थोड़ी देर बाद मैं सो गई, काफ़ी थक चुकी थी। सुबह उठी तो मैंने देखा कि घर पर एक औरत आई हुई थी। मेरी बहू उसे बातें करने में मसरूफ़ थी। जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो मैं उसे देखकर फौरन से घबरा गई, क्योंकि ये वही औरत थी जिसका बच्चा मैं अपने घर में रखे हुए थी। मुझे लगा कि वो अपने बच्चे को ही लेने आई होगी। एक तरफ से मुझे खुशी भी हो रही थी कि शुक्र है वो अपना बच्चा लेने आ गई है। मैंने बहू से कहा कि ये कौन है, तो कहने लगी ये इस गांव में नई आई है, इसे गांव के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए हमारे घर आ गई। दरअसल उसे खाने पीने के लिए कुछ सामान चाहिए। अब उसके पास बैठकर बातें करें, मैं उसे कुछ खाने पीने को ला देती हूँ। जैसे बहू वहाँ से उठकर गई, मैं उस औरत के पास आ गई और उससे कहा कि तुम अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? कैसी बेहिस माँ हो तुम? मेरी बात सुनकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? मैं तो एक बेवा औरत हूँ। कई साल पहले मेरे शौहर की वफ़ात हो गई थी। मैं पास के गांव में ही रहती थी, लेकिन अब इस गांव में आ गई हूँ। हैरत की बात यह है, आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं? मैं तो किसी बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानती। उसकी बात सुनकर तो मुझे झटका लगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था ये वही औरत थी। अगर वो बच्चा इसका नहीं था तो किसका था? मैंने उसे सारा वाकया कह सुनाया और कहा कि उस रात दरख्त के नीचे तुम ही मुझे मिली थी। उसने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे डरा क्यों रही हैं? लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। मगर वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं जानती थी वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर पा रही है। मैंने फिर उसके बदन की तरफ देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी। लगता ही नहीं था कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है। मैं एक दाई थी तो औरतों को देखते ही इस बात का अंदाज़ा लगा लेती थी। वो शायद सच ही कह रही थी। अब मुझे मज़ीद तजस्सुस हो रहा था कि आखिर वो औरत कौन थी और उसके रूप में क्यों थी। मैंने सोचा कि आज रात के वक्त मैं दोबारा उस दरख्त के पास जाऊंगी और वहां जाकर उस बच्चे को रख दूंगी। हो सकता है कि रात के वक्त वो औरत आए और अपने बच्चे को लेकर चली जाए। यही सोचकर मैं पूरा दिन रही। जैसे ही रात हुई तो मैंने बहू को बिना बताए ही चुपके से उस बच्चे को उठाया और घर से निकल आई। घर में सब सो रहे थे, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि मैं बच्चा लेकर घर से निकल गई हूँ। बाहर आकर मैंने देखा तो हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। गांव में वैसे भी लोग जल्दी सो जाया करते थे। मैं चुपके से आगे बढ़ती जा रही थी। उस दरख्त के पास पहुंचकर मैंने देखा वहां कोई भी नहीं था। दिन में भी इधर का कोई रुख नहीं करता था। मैंने उस बच्चे को एक तरफ रखा और दोबारा से एक दरख्त के पीछे छुप कर देखने लगी कि कोई आकर इस बच्चे को अपने साथ ले जाए। मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक औरत वहां पर आ गई। मैंने उस औरत को देखा तो हैरान रह गई।
ये तो वही औरत थी जो आज दिन के वक्त हमारे घर में आई थी और कह रही थी कि ये मेरा बच्चा नहीं है और मैं तो बेवा औरत हूं। हालांकि ये वही औरत थी जिसने उस दिन इस बच्चे को जन्म दिया था और इसे छोड़कर फरार हो गई थी। उसने इस बच्चे को उठाया और उसे चूमने लगी। वो उसे चूमती जा रही थी और साथ में रोती भी जा रही थी। मैं भागती हुई उस औरत के पास आई। उसने जैसे ही मुझे देखा तो फौरन से घबरा गई। मैंने उससे कहा, तुम कितनी झूठी औरत हो, अपने ही बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया था और कह रही थी कि मैं तो बेवा औरत हूं। क्या वाकई में ये तुम्हारा है? देखो, उस दिन तुमने इसे पैदा किया है और आखिर इसे छोड़कर क्यों चली गई थी? मेरे दिमाग में बहुत से सवालात थे और मैं उन तमाम सवालों के जवाबात जानना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि मुझे सब सच सच बता दो। वो वहीं बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि हाँ, यही सच है। मैंने ही इस बच्चे को उस रात पैदा किया था और मैं इसे छोड़कर फरार हो गई थी। मगर हकीकत यह है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं वाकई में बेवा औरत हूँ। और हाँ, आज दोपहर में तुम्हारे घर ही आई थी। देखो, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, मगर मुझसे वादा करो कि तुम ये बात कभी किसी को नहीं बताओगी। उसकी बात सुनकर मैंने उससे वादा कर लिया कि ठीक है, मैं इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं करूंगी। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया कि मैं करीब के गांव में ही रहा करती थी। अपने शौहर की वफात के बाद अकेले जिंदगी गुजार रही थी। मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। दरअसल मैं बांझ थी। अकेले ही अपने घर बार को संभाल रही थी। शौहर की वफात के बाद लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। रोजाना रात को मैं यहाँ कर इस दरख्त के नीचे बैठ जाया करती थी और बैठकर दुनिया वालों के जुल्म पर रोती रहती थी। एक रात इसी दरख्त के करीब मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी नौजवान लड़की नजर आई। उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो इतनी हसीन थी कि मैंने उस जैसा हुस्न अपनी पूरी जिंदगी में किसी औरत में नहीं देखा था। उसने मुझसे कहा कि वो रोज मुझे यहाँ रोते हुए देखती है। आखिर क्या माजरा है? मैंने उसे सारी बात बता दी। उस वक्त मैं उस लड़की की हकीकत नहीं जानती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे दोस्ती कर ली। वो रोजाना हमदर्दी करती और मुझे कुछ न कुछ खाने को दिया करती थी। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो एक जिनजादी है। उसकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई और वहां से भागने का कसद किया, मगर उसने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं बुरी नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं है और तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। इस भरी दुनिया में तुम अकेली हो। वो जिनजादी मेरे बारे में और भी बहुत कुछ कह रही थी। बहुत सी बातें मैंने उसे खुद बताई थी और बहुत सी बातें उसने पता नहीं कैसे पता लगा ली थी। बहरहाल उसने मुझसे कहा कि कुछ महीनों में उसके यहाँ एक बच्चा होने वाला है। वो मुझ पर हावी हो जाएगी और वो बच्चा उसकी जगह मैं पैदा करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि आखिर मैं एक जिनजादी का बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ। मगर फिर उसने ऐसा ही किया। वो मुझ पर हावी हो गई। न जाने वो क्यों चाहती थी कि एक इंसान उसकी औलाद पैदा करे। उसके पीछे क्या वजूहात थीं मैं नहीं जानती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा मेरे अंदर पलने लगा। अगर मैं गांव वालों को इस बारे में बता देती तो वो सब मुझ पर गलत इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते। इसीलिए मैं मुस्तकिल तौर पर इसी दरख्त के नीचे रहने लग गई। उस दिन जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो दरअसल मैंने नहीं बल्कि उस जिनजादी ने पैदा किया था और वो उसी का बच्चा है। जैसे ही वो पैदा हुआ मैं फौरन वहां से भाग गई, क्योंकि मैं तुम्हें यह सब नहीं बताना चाहती थी और ना ही मैं उस जिनजादी के बच्चे को पालना चाहती थी। जब मैं वहां से भागकर अपने घर वापस गई तो अगले ही दिन वो जिनजादी वहां पर आ गई और कहने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा वो औरत लेकर अपने साथ चली गई है। तुमने मेरे बच्चे को अकेले कैसे छोड़ दिया? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ हमदर्दी की, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दो। मैं जानती थी कि तुम उस गांव की वाहिद दाई हो, इसीलिए मैं बहाने से तुम्हारे घर दाखिल हो गई ताकि इस बच्चे को देख पाऊं। मैं जब तुम्हारे घर आई तो देखा वो बच्चा तुम्हारी बहू के पास बहुत ही आराम
और सुकून से रह रहा था। जब तुमने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वो जिनजादी मुसलसल दबाव डाले जा रही थी। इसलिए मैं रोज़ाना रात को इस दरख्त के नीचे आती और इंतज़ार करती कि तुम आकर इस बच्चे को छोड़ जाओ। आज तुम इस बच्चे को छोड़ने आई हो तो मैंने इरादा किया मैं इसे उठाकर जिनजादी को वापस दे आऊंगी। ये कहकर वो औरत खामोश हो गई। उसकी कहानी सुनकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि उस जिनजादी ने ऐसा क्यों किया। अब इस बात का जवाब तो वो जिनजादी ही दे सकती थी। हम दोनों वहीं बैठ गए और उस जिनजादी का इंतजार करने लगे। तकरीबन आधी रात गुजर गई थी। उसके बाद वो जिनजादी वहां आई। वो बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल उतनी ही हसीन जितनी उस औरत ने उसकी तारीफें की थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी आंखें भी हद से ज्यादा नशीली थी। मैंने जब उसे देखा तो उसे देखती ही रह गई थी। मैंने उस जिनजादी से कहा कि ये तुम्हारा बच्चा है, तो तुमने इसे इस औरत के जरिए क्यों पैदा करवाया और तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? तुमने ऐसी ख्वाहिश क्यों की कि कोई इंसान तुम्हारे बच्चे को जन्म दे? मेरी बात सुनकर उस जिनजादी ने कहा कि नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरे कबीले वाले इस बच्चे को रखना नहीं चाहते। वो इसे मार देना चाहते हैं। उन्हें मुझसे नफरत है। मैं अपने माँ बाप की लाडली थी। उनकी मौत के बाद से ये लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं। मैं अपने बच्चे को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं मजबूर थी। बहरहाल मैं भी एक माँ हूँ और मुझे अपने बच्चे की सलामती सबसे ज़्यादा अजीज थी। मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह औरत बच्चे को छोड़कर भाग जाएगी। जब मुझे ये बात पता चली तो बहुत ही गुस्सा आया और मैंने इस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मेरा बच्चा वापस ले आए। अब मैं चाहती हूँ कि यही औरत इस बच्चे को पाले और जब मेरा दिल करे मैं इस बच्चे को जाकर देखाया करूँ। जिनजादी की बात सुनकर हम दोनों उसकी तरफ बस देख कर ही रह गए थे, लेकिन हमने उसे कहा कि देखो, ये जिन्नात का बच्चा है, हम इसे कैसे लेकर जा सकते हैं? क्या तुम इसे अपने घर में नहीं रख सकती हो? तो उसने मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि सारी जिंदगी उसे ये औरत ही पाले। मुझे उम्मीद है कि इसे अपना बच्चा समझ कर ही पालेगी। ये कहकर वो जिनजादी वहां से गायब हो गई। मैं और वो औरत हक्का बक्का एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अब नाचार उस बच्चे को उस औरत ने ही पालना था। मैंने उस औरत से कहा कि ठीक है, तुम इस बच्चे के बारे में परेशान मत हो, मेरे साथ मेरे घर में रह लो। वैसे भी तुम्हारा कोई और है नहीं और मुझे भी घर में मदद की ज़रूरत होती है। ये बच्चा मेरी बहू पाल लेगी। उसे इस बच्चे के साथ बहुत प्यार है। उस वक्त यही हल मुझे ठीक लग रहा था और वो औरत राजी हो गई और अपना सामान लेकर मेरे घर में आ गई। मेरी बहू हैरान तो हुई, लेकिन जब मैंने बच्चा उसकी गोद में डाला तो वो सब कुछ भूल गई और कहने लगी कि अब से मैं ही इस बच्चे को पालूंगी। मैंने उसे सारी हकीकत बता दी और कहा कि ये जिन्नात का बच्चा है। ये सुनकर वो थोड़ा डर गई, मगर मैंने उसे तसल्ली दी कि इसकी माँ हर कुछ अरसे बाद आकर इससे मिल जाया करेगी। इससे ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है उसकी। उस दिन के बाद से उस जिनजादी का बच्चा हमारे घर में ही पलने लगा। वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा था, मगर कभी कभी उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता था, जिसे देखकर मुझे बहुत खौफ आता था।